तो लास्ट डे हम लोग पढ़े थे टाइप ऑफ इंथैल्पी ऑफ अ रिएक्शन। ठीक है, तो इतने तरह का इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन होता है, तो हम लोग इस सब को एक एक करके पढ़ेंगे। ठीक है, तो एक साथ हम लोग जान लिए कितना इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन होता है। अब ये इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन को एक एक करके हम लोग अब स्टडी करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले इसको पढ़ेंगे मोलार इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, तो बाकी को हम हटा देते हैं। तो कहता है मोलार इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, है ना। इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन के जैसा ही है, एक क्लास ऑफ द इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन। इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन उस चेंज ऑफ इंथैल्पी को बोलते हैं जब कोई भी कंपाउंड अपने कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट से ही बनता है तब, और 1 मोल ही बनेगा। ठीक है, जैसे कि एग्जाम्पल हम लेते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। तो कार्बन डाइऑक्साइड बनाने का तो बहुत सारा मेथड है ना। जैसे कि सोडियम कार्बोनेट को हम HCl से रिएक्ट करा देंगे, कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगा। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को H2SO4 से रिएक्ट करा देंगे, कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगा। कैल्शियम कार्बोनेट को हीट करेंगे तो भी हमको मिलेगा कार्बन डाइऑक्साइड। तो कार्बन डाइऑक्साइड बनाने का बहुत सारा मेथड है, लेकिन इसमें से अभी जितना भी मेथड हम डिस्कस किए, इसमें से कोई भी केस में कार्बन डाइऑक्साइड अपने कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट से नहीं बना है। जब एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट, एक पर्टिकुलर कंपाउंड अपने कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट से डायरेक्टली रिएक्ट करके बनता है, तब इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन होता है। और ये भी कंडीशन है कि इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन हम तभी कहेंगे जब प्रोडक्ट सिर्फ और सिर्फ 1 मोल ही बनेगा। अगर 1 मोल से ज़्यादा या कम बनता है तो फिर वो इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन नहीं कहलाएगा। ठीक है, तो अभी जैसे हम लोग देखते हैं, अभी हम फॉर्मेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड पढ़ेंगे। तो कार्बन डाइऑक्साइड क्या चीज़ से बना हुआ है? कार्बन से और ऑक्सीजन से, कार्बन से और ऑक्सीजन से बना हुआ है। ठीक है, तो इसमें से कार्बन क्या है? सॉलिड है। ऑक्सीजन क्या है? गैस है। और कार्बन डाइऑक्साइड भी गैस है। तो ये केमिकल रिएक्शन है, ये बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन है, ऑलरेडी नेचुरली बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन है, इसको बैलेंस करने की ज़रूरत नहीं है। तो हम बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन में देखते हैं कि प्रोडक्ट कितना बना है। तो प्रोडक्ट तो 1 मोल बना है, ये कंडीशन सेटिस्फाई हो गया कि 1 मोल ही बना है। ठीक है ना, ये कंडीशन, प्रोडक्ट हमेशा 1 मोल ही बनेगा। जब भी आप इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन का बात करेंगे तो प्रोडक्ट हमेशा 1 मोल ही बनना चाहिए और अपने कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट से ही बनना चाहिए डायरेक्टली। तो जैसे कार्बन डाइऑक्साइड बनाना तो हमको क्या चाहिए? कार्बन चाहिए और ऑक्सीजन चाहिए। तो यानी कार्बन और ऑक्सीजन में डायरेक्ट रिएक्शन होना चाहिए, तभी होगा इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। और किसी मेथड से हम बनाएंगे कार्बन डाइऑक्साइड और 1 मोल भी बनेगा तो भी वो इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन कहलाएगा, ना कि इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। यहाँ पर क्या है कि कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट, कार्बन डाइऑक्साइड का कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट कौन है? कार्बन है और ऑक्सीजन है, और कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट आपस में रिएक्शन करके ही प्रोडक्ट बना रहा है। इसीलिए इसमें जो चेंज इन इंथैल्पी आएगा वो कहलाएगा इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। ठीक है, तो इसका जो इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन होता है, इसमें एनर्जी रिलीज होता है, क्योंकि ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, तो एनर्जी रिलीज होता है। जो चेंज इन इंथैल्पी है, यहाँ पर जो इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन है वो कहलाएगा इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, क्योंकि प्रोडक्ट 1 मोल बना है। यहाँ पर क्या क्या है? रिएक्शन बिटवीन कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट में रिएक्शन हुआ है, पहला कंडीशन है। ठीक है, 1 मोल ऑफ प्रोडक्ट
ठीक है। रिएक्शन बिटवीन कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट है यहाँ पर। कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट का मतलब क्या हुआ, जिस एलिमेंट से बना हुआ है प्रोडक्ट, और कितना प्रोडक्ट बना है 1 मोल। ठीक है, ये 1 मोल है, ये भी 1 मोल है, इस सबसे कोई मतलब नहीं है कितना मोल है, मेन है कि ये जो प्रोडक्ट बना है ये 1 मोल है। ठीक है ना, एलिमेंट कितना कितना मोल खर्च हुआ उससे कोई लेना देना नहीं है, एलिमेंट कितना कितना खर्च हुआ उससे कोई लेना देना नहीं है, प्रोडक्ट हमेशा 1 मोल ही बनना चाहिए। एलिमेंट चाहे कितना भी खर्च हो जाए लेकिन प्रोडक्ट हमेशा 1 मोल ही बनना चाहिए। अगर ऐसा रिएक्शन होता है तब वो हो जाएगा इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। इसलिए इसका इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन जो है लिखेंगे, ये हो गया डेल्टा एफ एच इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन कितना है, -393.5 -393.5 किलोजूल पर मोल। ठीक है, क्लियर। ये हो गया इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। अब हम इसको मान लेते हैं कि इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, है ना, 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं अपने मन से, तो 2 से पूरे मल्टीप्लाई कर दिए तो हो गया 2CO2। अब ये इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन नहीं होगा, अब हो जाएगा इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन। अब क्या कहलाएगा, इंथैल्पी ऑफ रिएक्शंस। ठीक है, 2 से मल्टीप्लाई किए हैं, प्रोडक्ट 1 मोल नहीं है, कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट जरूर है यहाँ पर, कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट में ही रिएक्शन हो रहा है, लेकिन प्रोडक्ट 1 मोल नहीं बन रहा है, 2 मोल बन रहा है। प्रोडक्ट कितना बन रहा है यहाँ पर, 2 मोल। प्रोडक्ट यहाँ पर 2 मोल बन रहा है, जबकि कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट ही रिएक्ट कर रहा है, लेकिन प्रोडक्ट 1 मोल नहीं बन रहा है, 2 मोल बन रहा है। तो इसमें जो चेंज इन इंथैल्पी होगा वो इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन होगा, ना कि इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। इसलिए हम यहाँ पर लिखेंगे इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन, इसलिए हमने लिखा है इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन। तो चूंकि पूरे इक्वेशन हम 2 से मल्टीप्लाई किए हैं तो ये जो चेंज इन इंथैल्पी है वो भी डबल हो जाएगा। ठीक है, तो इसका डबल हम लोग लिखेंगे यहाँ पर, ये हो जाएगा 5 दूनी 10 की 0 बाकी 1, 3 दूनी 6 1 7, 9 दूनी 18 8 बाकी 1, 6 1 7, 787 किलोजूल पर मोल। ठीक है, ये हो गया इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन। ये इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन नहीं हुआ। कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट में रिएक्शन तो जरूर हुआ है, लेकिन प्रोडक्ट जो है 1 मोल नहीं बना है, 2 मोल बना है। इसीलिए ये इसमें जो चेंज इन इंथैल्पी हुआ ये इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन नहीं कहलाएगा, ये क्या कहलाएगा, इंथैल्पी ऑफ ए रिएक्शन। इसलिए हमने लिखा है इंथैल्पी ऑफ ए रिएक्शन। यहाँ प्रोडक्ट 1 मोल बना है और एलिमेंट के बीच में ही रिएक्शन हो रहा है, कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट के बीच में ही रिएक्शन हो रहा है, और प्रोडक्ट भी 1 मोल ही बना है, इसीलिए यहाँ पर चेंज इन इंथैल्पी इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन हो। तो इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन को अच्छे से समझने की ज़रूरत है। ठीक है, ठीक है, और एग्जांपल लेते हैं हम लोग। अब देखिए दूसरा एग्जांपल लिए हैं, फॉर्मेशन ऑफ इथाइल अल्कोहल H5OH। तो ये जो इथाइल अल्कोहल का फॉर्मेशन, इथाइल अल्कोहल में क्या क्या है, कार्बन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है। ठीक है, तो अगर हमको इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन निकालना है तो हमको रिएक्शन करवाना होगा कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच में, क्योंकि इथाइल अल्कोहल बना हुआ है 3 चीज़ से, कार्बन से, हाइड्रोजन से और ऑक्सीजन से। क्योंकि इथाइल अल्कोहल बना है कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, ये 3 एलिमेंट से बना हुआ है, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, यही 3 एलिमेंट से बना हुआ है। ठीक है, तो इसलिए रिएक्शन भी इसी तीनों के बीच में होना चाहिए। तो इसलिए देखिए यहाँ पर कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, इस 3 के बीच में रिएक्शन, और बगल में ब्रैकेट में जो लिया है वो फिजिकल स्टेट है। एस का मतलब सॉलिड, जी का मतलब गैस, यहाँ भी जी का मतलब गैस, यहाँ एल का मतलब लिक्विड, वो फिजिकल स्टेट है ना, 9-10 में पढ़े होंगे। फिजिकल स्टेट को मेंशन करना है इक्वेशन को मोर इन्फॉर्मेटिव बनाने के लिए, तो फिजिकल स्टेट लिखा हुआ, उसका और कुछ मीनिंग नहीं है। ठीक है, लेकिन रिएक्शन किसके किसके बीच में हो रहा है, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच में हो रहा है। और
इथाइल अल्कोहल बना हुआ है कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से, तो इसमें इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन की गणना हो सकती है। ठीक है, तो सबसे पहले रिएक्शन लिखेंगे और रिएक्शन को हम बैलेंस कर देंगे, रिएक्शन को हम बैलेंस कर देंगे। तो ये रिएक्शन बैलेंस कर दिया गया है। 2 मोल ऑफ कार्बन है, 3 मोल ऑफ, है ना, 2 मोल कार्बन, 3 मोल हाइड्रोजन एंड हाफ मोल ऑक्सीजन आपस में रिएक्ट कर रहा है। 2 मोल कार्बन, 3 मोल हाइड्रोजन एंड हाफ मोल ऑक्सीजन आपस में रिएक्ट करके 1 मोल बना रहा है। 1 मोल ये क्या है? 1 मोल। ये जो इथाइल अल्कोहल कितना बन रहा है? 1 मोल। तो कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट आपस में रिएक्शन कर रहा है, तो पहला कंडीशन सेटिस्फाइड हो गया, रिएक्शन बिटवीन कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट। इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन का जब गणना करना है, कैलकुलेशन करना है, तो सबसे पहला कंडीशन है कि रिएक्शन जो होना चाहिए कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट के बीच में ही होना चाहिए, तो कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट के बीच में ही रिएक्शन हो रहा है। दूसरा कंडीशन है कि प्रोडक्ट जो बनेगा वो 1 मोल ही बनना चाहिए। ठीक है ना, तो केमिकल इक्वेशन को बैलेंस उस तरह करेंगे कि 1 मोल ही रहे। ठीक है, इसलिए फ्रैक्शनल बैलेंस किए, इसलिए 1 मोल बचा है, 1 मोल ही बन रहा है इथाइल अल्कोहल यहाँ पर। इसका मतलब चेंज इन इंथैल्पी जो होगा यहाँ पर, चेंज इन इंथैल्पी जो होगा इस रिएक्शन में, वो इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन कहलाएगा। इसीलिए चेंज इन इंथैल्पी में हमने सिंबल एफ लगा दिया, इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन 277.0 किलो जूल पर मोल। मतलब ये भी एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, एनर्जी रिलीज हो रहा है। जो एनर्जी रिलीज हो रहा है वो इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन है, क्योंकि प्रोडक्ट ओनली 1 मोल बना है। और ये प्रोडक्ट कैसे बना है? आपस में कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट आपस में रिएक्शन करके बनाया है, इसीलिए ये हो गया इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। ठीक है, अब जैसे हम चाहते हैं कि ये फ्रैक्शन हट जाए, तो हम क्या करेंगे? सब में 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये फ्रैक्शन तो हट जाएगा, तब ये इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन नहीं रहेगा। जैसे यहाँ पर कर देते हैं, पूरे इक्वेशन को हम जो है 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये क्या हो जाएगा? 4 कार्बन, ठीक है, 2 जा 6 हाइड्रोजन, और 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 कट जाएगा, तो हो जाएगा 1 ऑक्सीजन, और ये तीनों रिएक्शन करके बना देगा 2 इथाइल अल्कोहल। तो यहाँ पर देखिए इथाइल अल्कोहल कितना बन गया? 2 मोल। ठीक है, तो रिएक्टेंट कितना लिया जा रहा है उससे कोई मतलब नहीं है, प्रोडक्ट जो होना चाहिए वो 1 मोल होना चाहिए। रिएक्टेंट जो है यानी एलिमेंट जो आपस में रिएक्शन कर रहा है वो कितना, उसका कोई मीनिंग नहीं है कितना लेना है। इस 1 मोल बनाने के लिए जो ज़रूरत है वो ले सकते हैं। प्रोडक्ट हमेशा 1 मोल होना चाहिए, और कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट ही रिएक्टेंट का काम करे। रिएक्टेंट के रूप में किसको लेना है? कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट। यहाँ कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट तो है ही, तीनों कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट ही है इथाइल अल्कोहल के लिए, यही तीनों रिएक्शन कर रहा है। लेकिन अभी बन कितना रहा है? 2 मोल। अभी कितना बन गया? प्रोडक्ट कितना बना? 2 मोल बन गया, 1 मोल नहीं बना है। कितना बना है? 2 मोल बना है। इसीलिए यहाँ जो चेंज इन इंथैल्पी होगा वो इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन होगा, ना कि इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। क्योंकि इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन तभी होता है जब प्रोडक्ट ओनली 1 मोल बनता है। ठीक है, तो यहाँ पर इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन नहीं होगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा? इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन। ठीक है, इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन हो गया डेल्टा RH, इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन डेल्टा RH। ठीक है, 2 से मल्टीप्लाई किए तो ये भी डबल हो जाएगा, 14 में 4 15 5 बाकी है किलो जूल पर मोल। तो इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन हो गया -554.0 किलो जूल पर मोल। ये हो गया हमारा इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। ठीक है, सॉरी, इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन हुआ, इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन नहीं हुआ, क्योंकि यहाँ पर जो प्रोडक्ट बना है वो 1 मोल नहीं बना है, मोर देन 1 मोल बन गया है। इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन के लिए शर्त यही है कि जो प्रोडक्ट है वो सिर्फ और सिर्फ 1 मोल ही बनना चाहिए, जो कि यहाँ पर नहीं है। ठीक है, तो इस तरीके से इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन आपको समझ में आ जाना चाहिए। ठीक है, और एक एग्जांपल लेते हैं। अब यहाँ ज़रा देखिए,
हम लोग फॉर्मेशन ऑफ वाटर, ये है फॉर्मेशन ऑफ वाटर वेपर, यहाँ गैस है जी लिखा हुआ है, और यहाँ है फॉर्मेशन ऑफ वाटर लिक्विड फॉर्म में। यहाँ गैसियस फॉर्म में वाटर बना है और यहाँ लिक्विड फॉर्म में। जब गैसियस फॉर्म में बनता है तब देखिए इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन कितना है 483.64 किलो जूल पर मोल, इतना एनर्जी रिलीज होता है। और जब लिक्विड फॉर्म में बनता है वो वाटर तो उसमें इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन जो है 571.66 किलो जूल पर मोल है। अब यहाँ पर देखिए इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन हमने लिखा है, क्यों लिखा है? ठीक है, यहाँ कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट ही आपस में रिएक्शन कर रहा है ना, कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट ही आपस में रिएक्शन कर रहा है, लेकिन प्रोडक्ट जो है 2 मोल बना है, 1 मोल नहीं बना है, इसलिए चेंज इन इंथैल्पी जो होगा इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन होगा। ठीक है, और यहाँ पर भी फिर बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन, ये दोनों ही बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन है, इसे हम लोग बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन लिखते हैं फॉर्मेशन ऑफ वाटर में। ठीक है, तो अगर गैसियस फॉर्म में बना तो इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन इतना होता है, लिक्विड फॉर्म में बना तो इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन इतना होता है, थोड़ा ज़्यादा होता है। एनर्जी एक्सोथर्मिक दोनों ही है, ये बैलेंस्ड है, लेकिन दोनों ही केस में देखिए क्या बना है 2 मोल ऑफ वाटर बना है। कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट से ही रिएक्शन हो रहा है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है इसका कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट, दोनों ही जगह रिएक्शन हो रहा है, कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट के बीच में ही रिएक्शन हो रहा है, लेकिन प्रोडक्ट जो है वो 1 मोल नहीं बन रहा है, 1 मोल से ज़्यादा बन रहा है, 2 मोल बन रहा है। ठीक है, तो इसीलिए इसमें जो चेंज इन इंथैल्पी है वो इंथैल्पी ऑफ ए रिएक्शन कहलाएगा, ना कि इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। अब अगर ऐसा डेटा दिया रहेगा, कहेगा कि आप इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन निकालिए, तो इसी में मॉडिफाई कर देंगे, इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन निकल जाएगा, इसको पूरे में डिवाइड कर देंगे किसी चीज़ से, और इतना से डिवाइड करेंगे कि प्रोडक्ट जो है 1 मोल हो जाएगा। तो प्रोडक्ट कितना है 2 मोल है, इसको हम 2 से अगर डिवाइड कर दें, 2 अगर डिवाइड कर दें, 2 कॉमन ले लें पूरे में, यहाँ से वहाँ रिएक्शन में, तो ये 1 मोल हो जाएगा कि नहीं? तो जब 1 मोल ऑफ प्रोडक्ट बन जाएगा तब इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन कहलाएगा। ठीक है, तो हम लोग क्या कर रहे हैं, कितना निकाल रहे हैं, हम लोगों को यहाँ पर 2 के जगह 1 लाना है, तो 2 से डिवाइड करेंगे, तो पूरे रिएक्शन को हम 2 से डिवाइड कर देंगे, पूरे रिएक्शन को 2 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो इससे अगर 2 से डिवाइड करेंगे तो ये 2 कट जाएगा, इसका ये हो जाएगा H2G, 2 से डिवाइड कर दिए, इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो लिखाएगा 1/2O2। ठीक है, इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो ये लिखाएगा 1H2O। ठीक है, अब देखिए कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट के बीच में रिएक्शन हो रहा है, बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन है, बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन है, और कितना वाटर बन रहा है ओनली 1 मोल। तो यहाँ पर जो चेंज इन इंथैल्पी होगा ना, वह इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन होगा। अब यहाँ पर इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन होगा क्योंकि 1 मोल ऑफ प्रोडक्ट बना है। ठीक है, इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। अब इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन से इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन बनाने के लिए हम लोगों ने क्या किया है, 2 से डिवाइड कर दिया है। तो इधर जो इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन है उसमें भी 2 से डिवीजन होगा, क्योंकि रिएक्शन में जब 2 से डिवीजन होता है तो उधर जो चेंज इन इंथैल्पी होता है उसमें भी 2 से डिवीजन होगा। ठीक है, इसके पहले 2 बताए थे उसमें हमने इंथैल्पी में मल्टीप्लाई किया था, इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन में मल्टीप्लाई करके इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन निकाल लिए थे। यहाँ उल्टा बता रहे हैं, इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन पहले लिख रहे हैं और इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन बाद में निकाल रहे हैं। तो यहाँ पर हम डिवाइड करेंगे, जितना से हम डिवाइड किए इक्वेशन को उतना से ही डिवाइड कर देंगे इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन को, इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन को, तो इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन हमको मिल जाएगा। ठीक है, तब इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन निकालने के लिए क्या करेंगे, इसको 2 से डिवाइड कर देंगे, 483.64 को 2 से डिवाइड कर देंगे, क्योंकि इक्वेशन को 2 से डिवाइड करने के बाद ही हमको 1 मोल ऑफ वाटर मिल रहा है। ये कितना आएगा 241.82 किलो जूल पर मोल। ये हो गया हमारा इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। देखो इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन लिखे, यहाँ इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन लिखे, क्योंकि यहाँ पर प्रोडक्ट जो बना है वो 2 मोल बना है, मोर देन 1 मोल हो गया, एग्जैक्टली 1 मोल बनना चाहिए। जब भी इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन को कैलकुलेट करना होगा तो एग्जैक्टली इसको 1 मोल ही बनना चाहिए। ठीक है, ठीक है, तो अब 1 मोल बना तब चेंज इन इंथैल्पी, इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन हो गया। ठीक है, उसी तरह से इसको भी हम मॉडिफाई कर देंगे, इसको भी हम 2 से डिवाइड कर देंगे तो 1 मोल हो जाएगा, 2 से डिवाइड करेंगे तो ये 2 कट जाएगा,
तो ये H2O हो जाएगा। इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो ये हाफ O2 हो जाएगा, ये भी गैस में ही है। फिर इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो ये H2O हो जाएगा, ये कोफिशिएंट कैंसिल हो जाएगा और इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन जो है वो इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन हो जाएगा। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, इसका हाफ कर देंगे, 285.83 माइनस 285.83 किलोजूल पर मोल, इसका हाफ हो गया। तो अब तो समझ में आ गया होगा एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। ठीक है, अच्छा ठीक है, यहाँ तक तो ठीक है, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन समझ में आ गया। अब एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन जो अगर स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन कहे तो क्या होगा, तो इसमें नोट लगा देंगे। ठीक है ना, स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। ठीक है, इसको डिनोट कैसे करते हैं, डेल्टा एफ एच, यहाँ पर एच नॉट लग गया है, ये है स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। ठीक है, इससे नोटेशन देते हैं, कोई अंतर थोड़ी है, खाली बस नोट लगा देना, एंथैल्पी ऑफ स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन हो जाएगा। लेकिन स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन कब होगा, जब कंडीशन आप स्टैंडर्ड सेटिस्फाई करेंगे ना, जब यही केमिकल रिएक्शन को, इसी केमिकल रिएक्शन को जब हम लोग करवाएंगे 1 बार प्रेशर और 298 केल्विन पर। एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन कब होगा, जब प्रेशर होगा 1 बार, ठीक है, और टेम्परेचर होगा 298 केल्विन। ठीक है, जब इसी रिएक्शन को, इसमें हम कोई कंडीशन नहीं लिखे हुए हैं, इसलिए एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन कहला रहा है, एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन कहला रहा है, लेकिन स्टैंडर्ड वर्ड जुड़ जाएगा जब इसी रिएक्शन को हम लोग इस कंडीशन में कराएंगे। जब रिएक्शन कराएंगे उसमें प्रेशर 1 बार मेंटेन रखेंगे और टेम्परेचर को 298 केल्विन मेंटेन रखेंगे। ये दोनों कंडीशन को फुलफिल करते हुए अगर हम रिएक्शन करवाएंगे तो उस समय जो चेंज इन एंथैल्पी आएगा वो स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन होगा। यही है, ये दोनों रिएक्शन जब हम करवाएंगे स्टैंडर्ड कंडीशन, यानी एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ही स्टैंडर्ड एंथैल्पी। जब हम लोग फॉर्मेशन करवा रहे हैं किसी चीज़ का, 1 मोल बना रहे हैं, तो अगर यही रिएक्शन करवाएंगे स्टैंडर्ड स्टेट में, रेफरेंस स्टेट में, यानी इस कंडीशन में करवाएंगे तो एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ही स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन होगा। अब जो हम यहाँ पर स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन लिखे हुए हैं, स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन इतना ही होगा, जरूरी नहीं है, क्योंकि कंडीशन बदल गया। ये तो बिना कंडीशन का रिएक्शन हो रहा है नॉर्मल कंडीशन में जिसमें हम लोग रह रहे हैं। ठीक है, लेकिन जब एक पर्टिकुलर कंडीशन में रिएक्शन करवाएगा तो कोई ज़रूरी नहीं है कि यही वाला आएगा, वैल्यू बदल सकता है। वैल्यू जो है, ये जो एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन यहाँ दिख रहा है, ये वैल्यू बदल सकता है स्टैंडर्ड केस में। किसी किसी केस में सेम भी रह जाएगा, है ना, ज़्यादातर केस में बदल ही जाएगा जब हम स्टैंडर्ड स्टेट में कराते हैं। स्टैंडर्ड स्टेट में जब एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन को डिनोट करना है तो हम लोग लिखते हैं डेल्टा एफ एच नॉट। ठीक है, ये नोटेशन है। और स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन कब होगा, जब हम उस रिएक्शन को 1 बार प्रेशर और 298 केल्विन टेम्परेचर के प्रेजेंस में रिएक्शन करवाएंगे। तब प्रोडक्ट अगर 1 मोल बना और कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट के बीच में ही रिएक्शन से बना, तब जो चेंज इन एंथैल्पी होगा वो स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन होगा। तो याद रखना है कि स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन तभी हमको मिलेगा जब कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट का रिएक्शन इस दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई करते हुए करना है और प्रोडक्ट 1 मोल ही बनेगा। प्रोडक्ट 1 मोल बनना चाहिए, कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट के बीच में ही रिएक्शन होना चाहिए और
1 बार प्रेशर और 298 केल्विन टेम्परेचर के प्रेजेंस में होना चाहिए, तब जो चेंज इन इंथैल्पी होगा वो इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन कहलाएगा। ठीक है, तो ये हो गया स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन का भी। ठीक है, और एक चीज़ याद रखेंगे कि बाकी सब जगह तो कंपाउंड का तो इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन निकाल लेते हैं, एलिमेंट जितने भी इस दुनिया में हैं एलिमेंट, उसका इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन कितना होगा? ठीक है, सारे का 0 होगा, ये बात याद रखना है। स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन का बात नहीं कर रहे हैं हम, स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन का बात कर रहे हैं। स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन दुनिया में जितना भी एलिमेंट है सबका 0 होता है। ठीक है, स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन सारे एलिमेंट का 0 होता है। ठीक है, तो अभी जैसे हम लोग लेंगे ब्रोमीन Br2, इसका इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन मतलब ब्रोमीन बनेगा, तो इसका जो इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन है वो 0 होगा। स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन एलिमेंट है 0 होगा। ठीक है, आया बात समझ में? तो स्टैंडर्ड इंथैल्पी, अब जैसे नॉर्मल कंडीशन में स्टैंडर्ड स्टेट में ब्रोमीन जो है लिक्विड होता है, ब्रोमीन जो है लिक्विड होता है, तो ये हुआ स्टैंडर्ड इंथैल्पी। ठीक है, लेकिन यही ब्रोमीन जो है जब गैसियस फॉर्म में बनेगा वो स्टैंडर्ड स्टेट में उस समय नहीं रहेगा, वो लिक्विड फॉर्म। स्टैंडर्ड स्टेट में ब्रोमीन अपने स्टैंडर्ड स्टेट का मतलब हुआ कि लिक्विड फॉर्म में है। इस दो कंडीशन में अगर हम ब्रोमीन का फॉर्मेशन करवाएंगे इस कंडीशन में तो हमेशा लिक्विड में रहेगा। मोस्ट स्टेबल स्टेट ब्रोमीन का क्या है? लिक्विड है। मोस्ट स्टेबल स्टेट ब्रोमीन का क्या है? लिक्विड है। इसलिए जब वो लिक्विड स्टेट पे रहेगा ब्रोमीन तो उसमें उसका इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन जो है स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन 0 होगा। ठीक है, लेकिन यही ब्रोमीन जब गैसियस फॉर्म में हो जाएगा, ठीक है, यही ब्रोमीन जब गैसियस फॉर्म में हो जाएगा तब इसका जो स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन होगा वो 0 नहीं होगा। ठीक है, इसका 30 होता है। ठीक है, 30.91 किलो जूल पर मोल। ठीक है, याद रखेंगे ब्रोमीन अपने स्टैंडर्ड स्टेट में जब रहता है तो उस समय स्टैंडर्ड स्टेट जो है लिक्विड है, उसका मोस्ट स्टेबल स्टेट ब्रोमीन का लिक्विड है। इसलिए अपने मोस्ट स्टेबल स्टेट में जब कोई एलिमेंट होता है तो उसका इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन 0 होता है। कोई भी एलिमेंट जब अपने मोस्ट स्टेबल स्टेट में रहता है तो उसका इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन 0 है। जैसे ब्रोमीन हमने एग्जांपल लिया, ब्रोमीन का सबसे स्टेबल स्टेट जो होता है वो लिक्विड होता है, इसलिए वो जब लिक्विड स्टेट में होगा तो उसमें उसका इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन 0 होगा। लेकिन वही ब्रोमीन जब गैसियस स्टेट में कन्वर्ट हो जाएगा तब उसका जो इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन हो जाएगा 30.9 kg, 30.91 किलो जूल पर मोल। ठीक है, तो इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन बदल जाता है। ठीक है, उसी तरह से और भी देखते हैं। तो ब्रोमीन दोनों ही तरह से एग्जिस्ट कर सकता है। उसके बाद हम लोग आते हैं क्लोरीन में। ठीक है, जैसे क्लोरीन है, ठीक है, तो क्लोरीन जो है गैस के रूप में, क्लोरीन जो है मोस्ट स्टेबल स्टेट इसका क्या है? गैस होता है। क्लोरीन का मोस्ट स्टेबल स्टेट क्या होता है? गैस होता है। सबसे ज़्यादा स्टेबल है ना, मोस्ट स्टेबल स्टेट जो होता है क्लोरीन का गैस में होता है। यानी इस कंडीशन में जब रहेगा, प्रेशर 1 बार रहेगा और टेम्परेचर 298 केल्विन रहेगा तो उस समय क्लोरीन गैसियस फॉर्मेट में रहेगा। तो ये मोस्ट स्टेबल स्टेट हो गया, रेफरेंस स्टेट हो गया। इसलिए इसका जो इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन होगा, स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन वो 0 होता है। ठीक है, स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन क्या होता है? 0। उसी तरह से अगर आप देखेंगे तो हाइड्रोजन जो होता है
अपने हाइड्रोजन का मोस्ट स्टेबल स्टेट क्या है? गैस है। हाइड्रोजन हमेशा अगर ये कंडीशन रखा जाए 1 बार और 298 केल्विन, इस कंडीशन में हाइड्रोजन गैस के रूप में एग्जिस्ट करता है। तो मोस्ट स्टेबल स्टेट गैसियस फॉर्मेट हो गया। तो मोस्ट स्टेबल स्टेट हाइड्रोजन का गैस है, गैसियस स्टेट है, और इसीलिए इस स्टेट में जो इसका स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन होगा वो 0 होगा। तो जितने भी एलिमेंट है जब वो अपने एलिमेंट के रूप में ही प्रेजेंट रहता है, मोस्ट स्टेबल स्टेट में रहता है, तो उसमें जो इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन होता है वो 0 होता है। ठीक है, तो आप जो है इतना एग्जाम्पल दिए तो इतना इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन समझ में आ गया, स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन समझ में आ गया। और जब हम लोग न्यूमेरिकल बनाएंगे कैलकुलेशन के समय, तो याद रखना है कि एलिमेंट्स का स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन 0 ही होता है। ठीक है, जब वो मोस्ट स्टेबल स्टेट में रहेगा तो स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन किसी भी एलिमेंट का 0 होता है। इस बात को याद रखेंगे। ओके, हैव अ नाइस डे।